नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का हिंदी का सैम्पल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर 2024-25 का सॉल्व करेंगे। तो ये पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर का एक प्रश्न होगा, तो ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में 20 मार्क्स के प्रश्न होंगे एक एक नंबर के। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसी का पहला पार्ट, लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, कामतनाथ। ओके। सेकंड देखिए क्वेश्चन, बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था? तो यहाँ पर आएगा काका। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस की यात्रा पाठ में बस की दशा कैसी थी? तो बस क्या थी? बूढ़ी थी। तो क्या होगा इसका आंसर? वयोवृद्ध। बस की दशा कैसी थी? वयोवृद्ध थी। तो फोर्थ राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कौन सी चीज बनती है? तो इसका देखिए राइट ऑप्शन होगा सेकंड, पानी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के पद में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो सूरदास के पद में श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भारत की खोज नामक पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं हमारे। नेक्स्ट देखिए, अहमदनगर के किले में लेखक क्या कार्य करता था? तो अहमदनगर के किले में लेखक क्या करता था? बागवानी। तो बागवानी इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट है। नेक्स्ट देखिए 9 क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार भारतीयों के लिए क्या पसंद नहीं करती थी? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा का प्रसार। ओके, राइट ऑप्शन होगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए 10 किस काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट है, गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन है गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 सर्वनाम। राइट। नेक्स्ट देखिए, भाषा के कितने भेद हैं? तो भाषा के कितने भेद हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा क्या नाम है? इस वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धरती शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं भूमि, जमीन, वसुधा, सभी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है विद्या प्लस आल्य। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। ओके। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, क अक्षर का उच्चारण स्थान है कंठ। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11, स्वरों की संख्या 11 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णों के समूह को डैश कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। राइट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी है, यहाँ पर राइट ऑप्शन थर्ड है उज्ज्वल। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर 20, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। ओके। तो राइट ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, आपसे पूछा है, दिए हुए काव्यांश को पढ़कर लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके पास यहाँ पर काव्यांश दिया है, ये जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ये आपका काव्यांश है, इसके यहाँ पर ये प्रश्न पूछे हुए हैं। ओके। तो आपने
जो ये प्रश्न पूछे इनके आपने आंसर देने हैं। ओके, तो प्रश्न मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं जो आपके पूछे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर है प्रस्तुत दोहा कबीर दास द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तुत दोहे में किसकी जाति पूछने के लिए मना किया गया है? तो इसका आंसर देखिए, प्रस्तुत दोहे में साधु संत की जाति पूछने के लिए मना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साधु से उसकी जाति के अलावा क्या पूछ लेना चाहिए? तो उत्तर देखिए, साधु से उसकी जाति के अलावा उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, किस चीज का मोल करना चाहिए? तो यहाँ पर दिया है तलवार का मोल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कबीर ने किस चीज को पड़ा रहने को कहा है? तो उत्तर देखिए, कबीर ने म्यान को पड़ा रहने को कहा है। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे लिखे हुए पद्यांश का सरलार्थ लिखकर उसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो आपका पद्यांश है, इसका भावार्थ लिखना है और उसका भाव स्पष्ट करना है आपने। ये भी मैंने यहाँ पर नीचे टाइप किया है, देखिए ये। तो प्रसंग प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर प्रभु नाम स्मरण पर बल दे रहे हैं। अब सरलार्थ देखिए इसी का। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमाता है। जीभ मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु मनुष्य का चंचल मन सभी दिशाओं में घूमता रहता है। मानव मन गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु यह भगवान का नाम क्यों नहीं लेता है। इसी का भावार्थ देखिए, भावार्थ सहित बोला ना आपको। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य हाथ में माला फेरते हुए जीभ से परमात्मा का नाम लेता है, परंतु उसका मन दसों दिशाओं में भागता है। ये कोई भक्ति नहीं है। तो हाँ बच्चों, सच में ऐसी कोई भक्ति नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके पास ये 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपने इनमें से किसके 5 के उत्तर देने जो आपको अच्छे से आते हैं। ओके, तो ये भी मैंने यहाँ पर नीचे टाइप किए हुए हैं, देखिए। तो पहला प्रश्न है आपका, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो उत्तर देखिए, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों के मन और चित्त दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों के दिलों की कलियां खिल उठती हैं। दूसरी तरफ उसने स्वयं के जाने को आंसू इसलिए कहा है क्योंकि उसके जाने से लोगों के मन में दुख उत्पन्न होता है। लोग उसकी कमी को अनुभव करते हैं, इसलिए स्वयं को आंसू बनकर बह जाना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर देखिए, पक्षी और बादल दोनों ही कवि के अनुसार भगवान के डाकिये हैं। ये हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ जाते हैं, वही इनकी भाषा को समझ पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? तलवार, उत्तर देखिए, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। से कवि यह कहना चाहता है कि असली चीज की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। श्री कृष्ण जी किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो उत्तर देखिए, बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी को बढ़ाने के लालच में दूध पीने को तैयार हो गए थे। माता यशोदा बाल कृष्ण से यही कहती थी कि जितना अधिक तुम दूध पियोगे, उतनी ही तुम्हारी चोटी लंबी होगी। ये बांधते और गुहते समय अत्यंत घनी लगेगी, इसकी लटाएं लंबी हो जाएंगी। इसी लोभ के कारण श्री कृष्ण दूध पीने को तैयार हो जाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन। कृष्ण जी अपनी चोटी के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? उत्तर देखिए, श्री कृष्ण अपने चोटी के विषय में सोचते थे कि ना जाने क्यों उनकी चोटी छोटी ही है। वे दिन में कई बार दूध पीते हैं, तब भी ये छोटी की छोटी ही है। बड़े भैया बलराम की चोटी की तरह मेरी चोटी ना जाने कब बढ़ेगी। माँ भी यही कहती है कि जल्दी ही मेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति मोटी, घनी और लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर देखिए, सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के चरणों को धोने के लिए पानी मंगवाया, लेकिन उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के चरण धुल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया है, दिए गए गद्यांश के प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़कर नीचे दिए गए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये रहा आपका गद्यांश, इसको अच्छे से पढ़ना है। और ये जो प्रश्न पूछे आपके 6, इनमें से किन्हीं 5 के आपने उत्तर देने हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं। देखिए, अब भी पहला प्रश्न है आपका, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम बस की यात्रा और लेखक का नाम हरिशंकर परसाई है। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट देखिए, लेखक के मन में बस को देखकर कैसा भाव उमड़ा? उत्तर देखिए, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा भाव उमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था? उत्तर देखिए, लेखक और उसके मित्रों को पन्ना जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यात्री इस बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे? उत्तर देखिए, यात्री इस बस में सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि बस बहुत पुरानी और जर्जर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये बस कहाँ की ट्रेन मिला देती थी? तो उत्तर देखिए, ये बस जबलपुर की ट्रेन मिला देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसी का, प्रशांत समझदार लड़का है, इसमें समझदार शब्द संज्ञा
है सर्वनाम या विशेषण। तो समझदार शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गद्य पाठों पर आधारित किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी 6 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, 5 के आपने उत्तर देने हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं। देखिए, गद्य पाठों पर आधारित किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर। ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? अब उत्तर देखिए, जब लेखक बस के अंदर बैठा तो कुछ देर बाद इंजन चालू हुआ, तो ऐसा लगा मानो सारी बस ही इंजन के समान धक धक हिलने डुलने लगी हो। अब लेखक ये सोचने पर विवश हो गया कि वह बस में बैठा है या इंजन के अंदर बैठा है। सारी बस पूरी तरह से खड़ा रही थी, जो उसकी सोच को पूर्णतः सच कर रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के घर चाप से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाप से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाप से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या है? क्या वस्तु विनिमय की पद्धति आज भी प्रचलित है? तो उत्तर देखिए, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी? उत्तर देखिए, रात के समय जब लेखक जा रहा था तब बैर के एक वृक्ष के ऊपर से एक बूंद आकर लेखक की हथेली पर गिरी। ये बूंद मोती के समान चमक रही थी। बूंद को देखकर लेखक के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा? उत्तर देखिए, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के सहयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद में इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर देखिए, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है, इस रहस्य को पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश
करने का निश्चय किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी 6 प्रश्न आपके पास दिए हैं और 5 के उत्तर देने हैं आपने, जो आपको अच्छे से आते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, ये भी मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। पहला प्रश्न देखिए, लेखक को जेल में समय का ज्ञान कैसे प्राप्त होता था? उत्तर देखिए, लेखक इस जेल में जब आया था तो शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। उस दिन अंधकार से भरे आकाश में दूज का चांद झिलमिला रहा था। इस प्रकार हर बार जब नया चांद उगता था तो लेखक अंदाज लगा लेता था कि 1 महीना बीत गया। इस प्रकार उसे समय का ज्ञान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहमदनगर किले में लेखक की दिनचर्या क्या थी? अहमदनगर के किले में लेखक बागवानी करता था। वह प्रतिदिन घंटों फूलों की क्यारियां बनाता रहता था। तपती धूप में भी वह यह कार्य करता रहता था। वहां की मिट्टी पथरीली तथा मलबे से भरी हुई थी, इसलिए इस कार्य में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेद क्या हैं? वेद कितने हैं और उनकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर देखिए, वेद को हिंदू प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। वेद की व्युत्पत्ति विद धातु से हुई है। इसका अर्थ है जानना। वेद का सामान्य अर्थ समय के ज्ञान का संग्रह है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ पर 3 विशेषताएं पूछी हैं, आपने 3 लिखनी है। वेदों में देव मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वेदों में आर्यों ने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया है। नेक्स्ट, वेदों में मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में अस्पष्ट रूप से विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? उस काल के प्रमुख के कार्यों कौन से थे? उत्तर देखिए, 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में अजंता की गुफाएं खोदी गई, उनमें भित्ति चित्र बनाए गए। बाघ तथा बादामी की गुफाएं भी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ना चाहते हुए भी अंग्रेज सरकार को भारत में शिक्षा का प्रसार और व्यवस्था क्यों करनी पड़ती थी? लिखिए। उत्तर देखिए, अंग्रेज सरकार नहीं चाहती थी भारत के लोग पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त कर सके और उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान हो सके, परंतु उन्हें फिर भी यहाँ शिक्षा का प्रसार और व्यवस्था करनी पड़ी। उन्हें अपना राजकाज चलाने के लिए सस्ते क्लर्कों की जरूरत पड़ी थी, इसलिए भारतवासियों को पढ़ाकर ही उन्हें इस काम के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता था। अतः न चाहते हुए भी अंग्रेज सरकार को भारत में शिक्षा का प्रसार और व्यवस्था करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इसी का, अहमदनगर के किले में लेखक को खुदाई का कार्य क्यों रोक देना पड़ा? उत्तर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के
किले में खुदाई का काम रोक देना पड़ा क्योंकि जेल के अधिकारियों ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन से प्राचीन दीवारों के अवशेष, इमारतों के गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से के टुकड़े मिले थे। ये सभी चीजें अहमदनगर के किले से जुड़ी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर है प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन है आपकी, चॉइस है अथवा करके दी है, तो दोनों में से कोई एक करनी है आपने। देखो यहाँ पर ये 10 नंबर की है, तो आपको अच्छे से एप्लीकेशन भी सारी लर्न होनी चाहिए। ओके, तो पहली देखिए यहाँ पर 8वीं में पहले में जो आई है आपकी एप्लीकेशन, अपने विद्यालय के मुख्य अध्यापक या प्रधानाचार्य जी को 8वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। 10 नंबर की है, देख लो, अच्छे से करनी है बच्चों आपने। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख लेना आप, विनायक पब्लिक विद्यालय क महोदय। सविनय निवेदन यह है कि मैंने इस वर्ष 7वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। मैं बाल भारती विद्यालय का छात्र था। आपके विद्यालय की उत्तम शिक्षा अनुशासन को देखकर मैं 8वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूँ। श्रीमान जी, मैंने पिछली कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पढ़ाई के साथ साथ मैं खेलकूद में भी रुचि रखता हूँ। मैं विद्यालय में क्रिकेट, फुटबॉल खेलता था। क्रिकेट में मुझे कई पुरस्कार मिले हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इन्हीं गुणों को देखते हुए अपने विद्यालय में प्रवेश दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक, यहाँ पर जो दिनांक होगी वो लिख लेनी है आपने। ओके, आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम वरुण। अब नेक्स्ट देखिए, अथवा करके आपकी एप्लीकेशन है। चाचा जी के द्वारा आपके जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए परीक्षा भवन, यहाँ पर शहर का नाम लिख लेना है, दिनांक लिख लेनी है आपने। पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम। मेरे जन्मदिन पर आपका भेजा हुआ पार्सल प्राप्त हुआ। जब मैंने इस पार्सल को खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर घड़ी देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। कई वर्षों से इसका अभाव मुझे खटक रहा था। कई बार विद्यालय जाने में भी विलंब हो जाता था। निसंदेह अब मैं अपने आप को नियमित बनाने का प्रयत्न करूंगा। इसको पाकर मुझे असीम प्रसन्नता हुई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य चाची जी को चरणवंदना, भाई को नमस्ते, बहन को प्यार, आपका प्रिय भतीजा विश्वजीत सिंह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निबंधों में से कोई एक निबंध सुंदर शब्दों में लिखिए। तो ये भी आपका 10 नंबर का है, देख लो। तो आपके पास 4 निबंध दिए हुए हैं, 4 में से कोई जो आपको अच्छे से आता होगा कोई एक निबंध करना। ओके, मेरा प्रिय अध्यापक या अध्यापिका, हिमाचल प्रदेश, दीपावली, महात्मा गांधी। तो ये मैंने नहीं लिखे हैं, यहाँ पर आपको आते होंगे। तो इन चारों में से कोई एक लिखना है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, ये भी 10 नंबर का है। व्याकरण के भेदों के नाम, परमेश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द, ये भी मैंने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए हिंदी व्याकरण के प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्नों के उत्तर देने, 3 आपके पास 6 प्रश्न दिए हुए हैं। व्याकरण के भेदों के नाम लिखिए। अब व्याकरण के 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ओके, नेक्स्ट देखिए, परमेश्वर शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो परमेश्वर के पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, भगवान, परमात्मा, प्रभु। नेक्स्ट देखिए, तोता और बैल शब्द के लिंग बदलकर लिखिए। तो अब तोता का स्त्रीलिंग होगा मैना और बैल का स्त्रीलिंग होगा गाय। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
अरम तथा दिन शब्द के विलोम शब्द लिखिए। तो अब अरम का विलोम शब्द है अंत और दिन का विलोम शब्द है रात। ओके, विलोम शब्द उल्टे शब्द है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 5, हिमाचल राजधानी शिमला है, यहाँ पर डैश होगा। ओके, इस वाक्य में उचित परसर्ग की न से भरिए। तो यहाँ पर हिमाचल की राजधानी शिमला है। तो ओके, ऐसे हो जाएगा, हिमाचल की राजधानी शिमला है, यहाँ पर की आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादा जीवन उच्च विचार, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो ये आपका विराम चिन्ह सादा जीवन उच्च विचार, इस वाक्य में अर्ध विराम चिन्ह है। ओके, अर्ध विराम चिन्ह है इस वाक्य में। तो बच्चों, अभी आपने 8वीं कक्षा का हिंदी का सैंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किया, पढ़ा उसको अच्छे से, रीड किया। तो बच्चों, आपको ये पेपर 2024-25 का समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।